तो आज की जो स्टोरी है वह है रोहित की, जिसने एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर धोखा दिया था और उसके बाद उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि रोहित को आज अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा पछतावा है और इस पछतावे का प्रायश्चित करते हुए उसने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है और आप सभी के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख भी है। अच्छा, और सभी नए साथियों का भी बहुत बहुत वेलकम है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। रोहित अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था। उसके अलावा उसके घर में उसकी छोटी बहन चांदनी और एक छोटा भाई अमन था। रोहित के माता पिता सुदेश और लाजो सरकारी नौकरी करते थे और उन्हीं की वजह से रोहित को भी सरकारी नौकरी मिल गई थी और इन सब की वजह से उसके अंदर एक तरह का घमंड आ गया था। उसके अंदर शराब वगैरह की भी लत थी और उसके माता पिता यह सब जानते थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका क्योंकि वह अपने पैसे की पीता था और एक बार अगर औलाद बड़ी हो जाए तो माँ बाप की कहाँ सुनती है और कहीं इसी वजह से उनके रिश्ते ना बिगड़ जाएं, इसलिए उसके घर वाले उसे इसके लिए बिल्कुल नहीं रोकते थे। बल्कि लाजो जी तो अपने बेटे रोहित को बहुत लायक समझती थी और उनकी इस खराब आदतों को भी वह पूरा सपोर्ट करती थी। उनके हिसाब से तो मर्द जात पी सकता है, लेकिन घर की औरत को मर्यादा में रहना चाहिए और इसलिए उन्होंने रोहित से कहा, देख बेटा, तुझे जैसे रहना है रह, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि तू शादी हमारी पसंद की लड़की से ही करे। अगर तू लव मैरिज करके किसी लड़की को लेकर आएगा तो याद रखना, वह तेरे मन की नहीं करेगी बल्कि तुझसे अपने मन की करवाएगी। वह तुझसे घर के काम भी करवाएगी और तुझे पूरी जिंदगी उसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। और अगर मैं तेरे लिए कोई लड़की ढूंढ कर लाऊंगी ना, तो फिर ऐसी लड़की लाऊंगी जो हमेशा तेरे इशारे पर नाचे। अब आगे तू सोच ले तुझे क्या करना है। ये सुनकर रोहित बोला, माँ, यह भी कोई सोचने वाली बात है। मैं तुम्हारी ही पसंद की लड़की से शादी करूंगा, लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसके साथ तो मैं अपना मन भर ही सकता हूं। लाजो जी बोली, उससे मुझे कोई एतराज नहीं। तू चाहे किसी भी लड़की के साथ रहे, लेकिन बस शादी मेरी पसंद की लड़की से करना। इससे बिरादरी में हमारी नाक भी बनी रहेगी, हमें मोटा दहेज भी मिलेगा और तू भी हमेशा खुश रहेगा। ये बात उसकी बहन चांदनी ने सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसके घर में उसके पिता के अलावा कोई नहीं सुनता था, इसलिए यहां बोलने का कोई फायदा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रोहित एक लड़की रीना को पसंद करता था। रीना भी उसे पसंद करने लगी थी और दोनों अब काफी समय एक साथ बिताने लगे थे। असल में रोहित जब मार्केट जाता था तो उसे रीना दिखाई देती थी। रीना असल में मार्केट में ही सब्जी बेचने का काम करती थी। वह काफी खूबसूरत भी थी और उसकी खूबसूरती ने रोहित का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे करके रोहित ने रीना से बातचीत बढ़ाई और रीना भी उसे चाहने लगी। दोनों दिन के समय भी मिलने लगे और इसी बीच रोहित और रीना ने प्यार में सारी हदों को तोड़ दिया। हालांकि रीना उसे इसके लिए मना करती रही, लेकिन रोहित गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गया। रीना उससे बहुत प्यार करती थी और उसे इस तरह से उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने अपने आप को पूरी तरह से रोहित को समर्पित कर दिया। रोहित ने उससे कहा, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। अभी तो मेरे छोटे भाई बहन की पढ़ाई चल रही है, जिस वजह से मैं अभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। हम लोग अभी मेरी बहन चांदनी की शादी करवाने का सोच रहे हैं। एक बार उसकी शादी हो जाए तो मैं घर में हमारी शादी की बात करूंगा, लेकिन तब तक मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। रीना भी रोहित की बातों में आ गई और वह जैसा बोलता रहा वैसा करती रही। यह सब लगभग 1 साल तक चला और उसके बाद चांदनी की शादी करवा दी गई और चांदनी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। और अब रीना इस उम्मीद में थी कि रोहित अपना वादा निभाएगा, लेकिन जब चांदनी की शादी के 2-3 महीने बीत गए और तब भी रोहित ने अपने घर में इस बारे में बात नहीं की, तो एक रोज रीना ने उससे पूछ ही लिया, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम तुम्हारी बहन की शादी के बाद अपने घर में हमारे बारे में बात करोगे। तुमने बात की या नहीं? ये सुनकर रोहित कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैंने जब घर में इस बारे में बात की तो मेरे घर वालों ने कहा कि मैं इतनी अच्छी नौकरी करता हूं और इसके लिए वह मेरी शादी जहां पर भी करेंगे
वहां से हमें मोटा दहेज मिलेगा और बिना दहेज के वह हमारी शादी नहीं होने देंगे। अगर तुम्हारे घर वाले 20 लाख रुपए दहेज दे दें तो यह शादी हो सकती है। यह सब सुनकर रीना को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि यह रकम काफी ज्यादा बड़ी थी और अगर ऐसी ही बात थी तो फिर रोहित को पहले बता देना चाहिए था। उसने उसकी जिंदगी के साथ ऐसा खेल क्यों खेला? और यही सब सोचकर उसने गुस्से में रोहित से कहा, अगर तुम्हें दहेज ही चाहिए था तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, तुमने मेरी जिंदगी खराब क्यों की? यह सुनकर रोहित बोला, हमारे बीच में जो भी चल रहा था उसके बारे में किसे ही पता है। एक काम करते हैं, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर रीना ने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, मैं ये करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुमने भी तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो फिर अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो? एक काम करते हैं, हम भागकर शादी कर लेते हैं। यह सुनकर रोहित ने अपना हाथ झटका और बोला, तुम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं कि अच्छे घर के लड़के को फंसा लेती हैं और फिर उनके गले पड़ जाती हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इन सब को भूल कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ, वरना मैं तुम्हें पूरे शहर में बदनाम कर दूंगा। बोलकर रोहित वहां से चला गया और रीना उसके इस रूप को देखकर हैरान रह गई। इन सब के दौरान रीना के लिए रिश्ते आए थे, लेकिन रीना हर रिश्ते में कमी निकालती रही। इन सब की वजह से रीना के माता पिता भी उससे नाराज थे, लेकिन रीना ने रोहित के प्यार में अंधी होने के कारण इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। रोहित तो अपने घर जा चुका था, लेकिन अब रीना को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। काफी देर सोचने के बाद उसने सोचा कि कुछ दिनों बाद दोबारा से रोहित से इस बारे में बात करेगी, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन रोहित ने दोबारा यही कहा। रोहित जब इसके लिए नहीं माना तो रीना ने फैसला किया कि वह उसके माँ बाप के पास जाएगी और उनसे इस बारे में बात करेगी। वो उनके पैर पकड़ लेगी और किसी भी तरह से उन्हें शादी के लिए मना लेगी। यही सोचकर रीना रोहित के घर गई और लाजो जी से इस बारे में बात की। यह सब सुनने के बाद तो लाजो जी ने रीना के कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी। उसने उसे कहा कि वो रीना जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के साथ रोहित की शादी बिल्कुल नहीं होने देंगी, और ये बोलकर उन्होंने रीना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुदेश जी को जब यह सब पता चला तो उन्होंने उन दोनों को समझाया कि वह लोग इस रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन लाजो जी और रोहित नहीं माने। और अब तो लाजो जी ने सोच लिया था कि जल्दी से जल्दी रोहित की शादी किसी अच्छी लड़की के साथ करवा दे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में इस बारे में बात की और आखिरकार किसी ने एक लड़की लता के बारे में बताया। लता उनके गांव के पड़ोसी गांव के एक अच्छे परिवार की लड़की थी, और लाजो जी के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि लड़की खूबसूरत तो थी ही, साथ में जितना दहेज वह लोग चाहते थे उसके परिवार वाले वह भी देने को तैयार थे। लाजो जी यह मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, और न ही यह चाहती थी कि लड़की वालों को रोहित के पहले के चक्कर के बारे में पता चले, और इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी शादी की बात की। लता के पिता ने उनसे पूछा भी कि आखिर आपको इतनी जल्दी क्यों है शादी की। तब लाजो जी ने कहा, अरे क्या बताऊं, मेरी एक लड़की की शादी अभी कुछ महीने पहले हो चुकी है, जिस वजह से घर काफी सूना सूना लगता है, और इतना ही नहीं, घर भी काफी फैला फैला लगता है। कम से कम बहू आएगी तो घर संभाल लेगी और हमारा घर भी भरा भरा लगेगा। लता के पिता इसके लिए मान गए और 1 महीने के अंदर ही लता और रोहित की शादी हो गई। रोहित अपनी शादी से काफी खुश था, क्योंकि रोहित की पत्नी काफी ज्यादा खूबसूरत थी और दहेज भी काफी लाई थी। शादी की पहली रात रोहित लता के पास जाने के लिए बेताब था, और वह जैसे ही कमरे में आकर दरवाजा लगाने लगा तो उसे उसके कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। रोहित ने जब अपने कंधे पर देखा तो उसने पाया कि एक भयानक काला हाथ उसके कंधे पर था। यह देखते ही रोहित काफी ज्यादा घबरा गया और जोर से चीखा। उसके चीखने की आवाज सुनकर बिस्तर पर बैठी लता उठ खड़ी हुई और हैरानी से बोली, क्या हुआ जी, आप ऐसे चीखे क्यों? रोहित ने जब अपने कंधे की ओर देखा तो पाया कि उसके कंधे पर वह हाथ अब नहीं था। उसने हैरानी से जब चारों तरफ देखा
तो सब कुछ सामान्य था। रोहित अपनी नई नवेली पत्नी को यह बताना नहीं चाहता था कि उसने अभी क्या देखा, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। 10 वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूं। इसके बाद रोहित जब लता की ओर बढ़ने लगा तो अचानक किसी ने उसका एक पैर पकड़ लिया, जिसकी वजह से वह नीचे गिर पड़ा। रोहित पलंग के एकदम पास गिरा था, जिसकी वजह से पलंग के नीचे का दृश्य उसे साफ दिख रहा था। और इसी दौरान उसने देखा कि उसके पलंग के नीचे सफेद आंखों वाला भयानक काला साया भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसके सफेद दांत उसकी काली काया पर काफी भयानक लग रहे थे। यह सब देखकर रोहित बुरी तरह से घबरा गया और जोर जोर से चीखने लगा। वह डर के मारे कमरे से भागकर बाहर सबके साथ आ गया। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उसे तो इस समय अपने कमरे में होना चाहिए था और वह यहां क्या कर रहा था। लाजो जी ने जब उससे इस बारे में पूछा तो रोहित ने कहा, मां, मेरे कमरे में काला सा भयानक साया है, वह मेरे बेड के नीचे ही है, मैं वहां नहीं जा सकता, मेरी पत्नी भी वहीं पर है, आप उसे भी ले आइए। यह सुनकर घर के आदमी डंडा लेकर रोहित के कमरे में गए। वहां आकर उन्होंने पूरे कमरे में अच्छे से छान मारा, लेकिन कमरे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ यह सब देखकर लता काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग ढूंढ क्या रहे हैं। जब पूरे कमरे में भी उन्हें कुछ नहीं मिला तो लाजो जी लता से बोली, क्या कमरे में से कुछ बाहर गया था क्या? लता बोली, जी, इनके अलावा तो कोई बाहर नहीं गया और पता नहीं ये ऐसे डर के बाहर क्यों भागे। लाजो जी को पता था कि रोहित ने आज भी पी रखी है और अब उन्हें लगने लगा था कि हो ना हो शराब की वजह से ही उसे इस तरह के भ्रम हो रहे हैं, और वह यह बात लता से नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह बोली, यह शादी की तैयारी की वजह से थोड़ा थक गया है, चिंता मत करो, यह अभी ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, आराम करो, मैं थोड़ी देर में इसे कमरे में भेजती हूं। इसके बाद वे सारे कमरे से बाहर चले गए और बाहर आने के बाद लाजो जी रोहित से बोली, कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है, तुझे शायद भ्रम ही हुआ होगा। अब छोड़ इस बात को, चुपचाप कमरे के अंदर जा, वह तेरा इंतजार कर रही है। रोहित को भी लग रहा था कि शायद यह लोग सच बोल रहे हैं और इसलिए वह भी अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर वह लता से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक उसने देखा कि लता के ठीक पीछे वही भयानक काला साया उभर रहा था और वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए रोहित की ओर ही देख रहा था। यह देखकर रोहित डर के मारे वहां से भागा और बाहर आकर उसने यह बात सभी घर वालों को बताई। तब यह सुनकर सुदेश जी बोले, शायद इसे काफी ज्यादा थकान हो गई है, इसी वजह से इसे इस तरह की चीज दिखाई दे रही है। एक काम करो, इसे आज रात सबके साथ ही सुलाओ और चांदनी को बोलो कि वह लता के साथ सो जाए ताकि उसे अकेलापन न लगे। सब लोगों को यह बात ठीक लगी और अब चांदनी लता के साथ सो गई। चांदनी ने इस दौरान ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया जैसा कि रोहित ने किया था। वहीं रोहित भी आराम से अपने घर वालों के साथ बाहर सो रहा था। अगले दिन जब रोहित की आंख खुली तो रोहित ने अपने आप को समझा लिया था कि शराब की वजह से ही उसे इस तरह की चीज दिखाई दे रही थी और इसके लिए उसने अपने माता पिता से माफी भी मांगी। अब शादी के अगले दिन की रस्में चल रही थी, लेकिन इस दौरान घर में बहुत अजीब चीज हो रही थी। घर के मंदिर में रखा दिया बार बार जलाने के बाद अपने आप ही शांत हो रहा था। यहाँ तक कि रसोई में मौजूद सारे बर्तन भी अपने आप गिर रहे थे। यह सब देखकर आस पड़ोस की औरतें बातें बनाने लगी थी और यह बातें लता के कानों में भी जा रही थी। लाजो जी ने किसी तरह से बात को संभालते हुए लता को रसोई में कुछ मीठा बनाने के लिए भेज दिया और इसी दौरान पड़ोस की एक औरत लाजो से बोली, तेरे घर में जो हो रहा है वह कुछ सही नहीं लग रहा, शायद किसी ने तुझसे जलकर तेरे घर में कोई टोना टोटका किया है। यह सुनकर लाजो जी बोली, लेकिन मुझसे भला कोई क्यों जलेगा? तब वह महिला बोली, दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी करते हो, तुम्हारा लड़का भी सरकारी नौकरी कर रहा है। अभी अभी लड़की की शादी भी बहुत अच्छे घर में हो गई और लड़के की शादी में भी बहुत दहेज मिला है और बहू भी सर्वगुण संपन्न मिली है। उसके बावजूद तुम पूछ रही हो कि तुम्हारे घर में कोई टोटका क्यों करेगा?
देखो, मैं तो बोलती हूं कि तुम किसी तांत्रिक से अपने घर में कुछ करवा ही लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर वाले मुसीबत में पड़ जाएं। यह सुनकर लाजोजी बोली, अरे ऐसा मत बोल। अच्छा चल ठीक है, मैं किसी तांत्रिक को ढूंढकर इस घर का कुछ करवाती हूं। यह सुनकर वह महिला बोली, वैसे मैं एक तांत्रिक को जानती हूं, तू कहे तो मैं तुझे उससे मिलवा सकती हूं। मेरी भाभी के लड़के को बाधा आई थी, उसने ही वो बाधा उतारी थी, ज्यादा पैसा भी नहीं लेगा। यह सुनकर लाजोजी बोली, अरे तो कल के कल ही उसे मेरे घर ले आए। वह पड़ोसन इसके लिए मान गई। वहीं दूसरी तरफ लता कुछ देर बाद सबके लिए खीर बनाकर लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसने वह खीर सबको परोसी तो उसने पाया कि वह खीर काली पड़ रही थी। यह देखकर लता हैरानी से बोली, अभी थोड़ी देर पहले तक तो यह खीर बिल्कुल ठीक थी, अभी पता नहीं ये काली कैसे हो गई, जबकि बर्तन भी बिल्कुल सही था। यह सुनकर तो लाजोजी के पसीने छूटने लगे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनके घर में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन यह बात वह अपनी बहू को नहीं बता सकती थी, क्योंकि अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, और अगर यह बात पता चली तो लता के पिता पता नहीं कितना बवाल खड़ा करे। इसलिए वह बोली, अरे बहू चिंता मत कर, हम ऐसे ही खा लेंगे, शायद चीनी में कुछ गड़बड़ होगी। इस पर लता ने भी कुछ नहीं कहा और उसने वही खीर सबको खिला दी। उस रात रोहित ने सोच लिया था कि वह आज शराब पीकर अपनी पत्नी के कमरे में नहीं जाएगा, ताकि उसे कल की तरह कोई वहम ना हो। रोहित अपने कमरे में आया और लता से बातें करने लगा। इन्हीं सब के दौरान रोहित को एक ठंडी रूखी आवाजें आने लगी, रोहित रोहित। यह सुनकर रोहित अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यह देखकर लता बोली, अरे क्या हुआ आपको, आप अचानक से ऐसे खड़े क्यों हो गए? तब रोहित बोला, क्या तुम्हें वह आवाज नहीं आ रही? यह सुनकर लता ने पहले तो वह आवाज सुनने की कोशिश की, और जब उसे कुछ आवाज नहीं आई तो वह बोली, कौन सी आवाजें? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। यह सुनकर रोहित बोला, तुम बहरी हो क्या? तुम्हें यह आवाज सुनाई नहीं दे रही? कोई मुझे पुकार रहा है। पिछले 2 दिनों से जो हो रहा था उसकी वजह से लता का दिमाग खराब होने लगा था, और इसलिए वह गुस्से में बोली, मैं बाहरी नहीं हूं, बल्कि तुम पागल हो। तुम्हें कैसी आवाज सुनाई दे रही है? यहां कोई आवाज नहीं आ रही है। एक तो यह आवाजें रोहित को परेशान कर रही थी, दूसरी तरफ लता उससे जबान लड़ा रही थी। यह उसे सहन नहीं हो रहा था, और इसी वजह से उसने लता को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इन सब से लता को काफी ज्यादा गुस्सा आया, और उसने भी गुस्से में रोहित को थप्पड़ जड़ दिया, और अब तो इन दोनों में मारामारी होने लगी थी। रोहित के अंदर ताकत ज्यादा थी, इस वजह से वह लता के ऊपर भारी पड़ रहा था, और उनकी मारपीट की आवाज सुनकर बाहर मौजूद सारे लोग कमरे में आए। यह सब देखकर सुदेश जी ने किसी तरह से उन दोनों को अलग किया और फिर कहा, अभी 2 दिन ही हुए हैं शादी के, और तुम दोनों लड़ने भी लगे, बात क्या है? तब लता रोते हुए बोली, बात यह है कि यह पागल हो गए हैं। कल भी यह पता नहीं किस साए को देखने की बात कर रहे थे, और आज भी इन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। मैं परेशान हो चुकी हूं इनसे, और अब तो इन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। यह सुनकर सुदेश जी कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही लाजोजी बोली, अरे पति ने मार दिया तो क्या तुम उस पर हाथ उठाओगी? औरत कभी भी मर्द पर हाथ नहीं उठाती। आए हुए तुम्हें 2 तक नहीं हुए, और तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। आगे तो पता नहीं तुम क्या करोगी। अपने पिता को बुलाओ और बोलो उन्हें कि लेकर जाए तुम्हें। इसके बाद लाजोजी रोहित को लेकर वहां से चली गई। वहीं लता अपने कमरे में ही रही। उसने अपने पिता को फोन करके सारी बात बताई। अगले दिन सुबह सुबह ही लता के पिता वहां आ गए और उन लोगों को काफी खरी खोटी सुनाई। लाजोजी को लगा था कि लड़की का पिता है, इसलिए वह अपनी बेटी को किसी भी तरह से समझा बुझा कर उनसे माफी मंगवा देगा और उनसे कहेगा कि आज के बाद लता ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा ही पड़ गया था। लता के पिता इन लोगों को इतना गंदा गंदा बोल रहे थे, यहाँ तक कि घर में रिश्तेदार और आसपास के लोग भी थे, वह उनका भी ख्याल नहीं कर रहे थे।
उन लोगों के सामने उनकी जो बेइज्जती हो रही थी, उसकी वजह से उन्होंने उनसे कहा कि वह शांति से इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वह तो शांति चाहते ही कहाँ थे। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि उन्होंने अपनी बेटी बेची नहीं है और इसीलिए वह लता को लेकर वहां से चले गए। शादी के 2 ही दिन में जब बहू घर छोड़कर जाती है तो घर की कितनी बेइज्जती होती है, वह लाजो जी महसूस कर रही थी। और यह सब देखकर सुदेश जी बोले, बात को कल के कल ही संभाल सकते थे, लेकिन नहीं, तुम दोनों माँ बेटे को तो समाज में अपनी हंसी बनाने की ज्यादा ही खुजली रहती है। अब 4 लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या बातें करेंगे, और तुम्हें क्या लगता है कि उनकी बेटी को तुम्हारे बेटे ने ऐसे पीटा है तो वह छोड़ देंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वे पुलिस में कंप्लेंट कर दें। इसलिए अभी के अभी बहू के हाथ पैर जोड़कर उन्हें वापस लेकर आओ। ये सब सुनकर रोहित बोला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। 2 दिन वहां रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने लग जाएंगी। आखिर इसका बाप उसे कितने ही दिन वहां रख लेगा। आस पड़ोस के लोगों के ताने झेलना आसान नहीं है। कुछ दिन बाद वह खुद ही हमारे आगे गिड़गिड़ाएंगे। सुदेश जी ने अपने बेटे और पत्नी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह लोग तो चिकना घड़ा हो गए थे। वहीं उनके पड़ोस में रहने वाली वही महिला एक तांत्रिक को लेकर उनके घर आई। वह तांत्रिक उनके पूरे घर में घूमा और फिर बोला, तुम्हारे परिवार की खुशियों से जलन की वजह से किसी ने तुम्हारे परिवार पर एक प्रेत को छोड़ दिया है। वह प्रेत तुम्हारे बेटे और बहू में क्लेश करवा रहा है, और अगर उसे नहीं निकाला गया तो ना जाने आगे वह क्या करे। ये सुनकर लाजो जी बोली, आप कुछ भी करके उसे हमारे घर से बाहर निकाल दीजिए। मैं अपने बच्चों को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। वह तांत्रिक इसके लिए मान गया और उसने पूरे घर में एक खास तरह की तांत्रिक क्रिया की। उस तांत्रिक क्रिया को करने के बाद उसने घर के सभी लोगों की कलाई पर काला धागा बांधा, और इतना ही नहीं, उसने पूरे घर में भी काले धागे बांधे और कहा, लगभग 12 दिनों तक यह धागा मत खोलना, और यहां तक की कोशिश करना कि इस घर के परिवार का कोई भी सदस्य सूरज ढलने के बाद बाहर ना रहे। हर सदस्य को घर के अंदर ही रहना है, और जितने भी रिश्तेदार आपके घर के अंदर है उन सबको अपने घर भेज दो, वरना उन सब की वजह से आपके घर में वह बाधा दोबारा आ सकती है। और अगर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य अभी बाहर है तो उसको भी 12 दिनों तक घर में मत आने देना, वरना उसके जरिए भी वह बुरी शक्ति घर में वापस आ सकती है। यह सुनकर लाजो जी घबरा गई और उन्होंने उसी दिन सभी रिश्तेदारों को उनके घर भेज दिया, यहां तक कि अपनी बेटी दामाद को भी, और अब इस घर में सिर्फ उनका परिवार ही था। वहीं दूसरी तरफ इन सब के 3-4 दिन बाद लता के पिता ने सुदेश जी को फोन किया और लता और रोहित के बारे में बात की। सुदेश जी इतनी आसानी से अपने बेटे का घर खराब नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए बोले, मेरे बेटे ने जो किया वह सही नहीं था और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों तक आपकी बेटी आपके घर पर रहे और 10-12 दिन बाद मैं आपकी बेटी को लेने खुद आऊंगा, और अब से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लता के पिता इसके लिए मान गए और सुदेश जी ने इस बारे में अपने परिवार से बात की। उन्होंने कहा, देखो, जो हो गया वह सही नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उस प्रेत की वजह से हुआ था, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लता को इज्जत के साथ वापस घर लेकर आओ। ये सुनकर रोहित बोला, ठीक है, मानता हूं कि उस प्रेत ने मुझे आवाज बदलकर परेशान किया, लेकिन लता ने मुझ पर हाथ तो पूरे होश में उठाया था ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? आखिर मैं उसका पति हूं। अब जब तक वह मुझसे माफी नहीं मांग लेती, मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा। ये सुनकर लाजो जी बोली, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आखिर ऐसी कैसी औरत है जो अपने पति पर हाथ उठा रही है? ये सुनकर सुदेश जी बोले, 20-22 साल की लड़की से तुम बड़ी औरतों वाली उम्मीद मत करो। समय के साथ वह भी सीख जाएगी। अभी बच्ची है वह, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन सब की वजह से तुम्हारा घर खराब हो और बिरादरी में हमारी थू थू हो रही है। यह सुनकर रोहित बोला, मैंने आपकी मर्जी से शादी की, लेकिन अब उसे कैसे चलाना है वह मैं फैसला करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उसे अभी छोड़ दिया
तो आगे तो यह मुझे पता नहीं कितना परेशान करे। सुदेश जी के लाख समझाने का भी रोहित के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने किस्मत पर ही इसका फैसला छोड़ दिया। रोहित को अब इस तरह की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से उसे यही लग रहा था कि अब सब ठीक है, लेकिन यहां पर जो भी होने वाला था वह काफी भयानक था। अगले दिन रोहित मार्केट गया और इसी दौरान उसकी नजर सब्जी बेच रही रीना पर पड़ी। वह उसके ठेले के पास आया और उससे सब्जी लेने लगा। रोहित उसे देखकर ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे जानता ही ना हो, और यह सब देखकर रीना बोली, अब तो तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो, और मेरे साथ वह सब करने से पहले तो तुमने बिल्कुल नहीं सोचा। मेरी जिंदगी खराब करके तुमने अच्छा नहीं किया। इसकी सजा मैं तुम्हें इतनी भयानक दूंगी कि तुम्हारा पूरा परिवार याद रखेगा। यह सुनकर रोहित कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा क्या करेगी तू? मेरी तो एक अच्छे घर में शादी हो चुकी है, लेकिन अगर तू अपनी आगे की लाइफ अच्छे से रहना चाहती है तो आगे से मेरे रास्ते में मत आना। बोलकर उसने उसके ठेले पर मौजूद मिर्ची उठाई और उसके मुंह पर मारकर चला गया। रोहित रास्ते में अपनी मस्ती में घर आ रहा था। इसी दौरान अचानक से उसके हाथ में मौजूद एक थैला नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुका तो उसने एक भयानक चीज नोटिस की। वो यह कि वह भले ही झुक गया था, लेकिन उसकी शैडो अभी भी पहले की तरह खड़ी थी। यह देखकर रोहित हैरान रह गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें मसली और फिर अगले ही पल उसने देखा कि उसकी शैडो बिल्कुल सामान्य थी। रोहित को लगा कि यह उसके मन का वहम है, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और घर आ गया। घर आकर वह हमेशा की तरह अपने कामों में लग गया, लेकिन इस दौरान उसके दिमाग में अब भी वह शैडो वाली बात घूम रही थी। वह रात को ब्रश करते हुए इसी बारे में सोच रहा था। इन्हीं सब के दौरान जब वह थूकने के लिए झुका और वापस खड़ा हुआ तो उसने पाया कि उसकी शैडो अभी भी ब्रश कर रही थी, जबकि उसके हाथ में तो ब्रश नीचे की तरफ था। यह देखकर रोहित डर के मारे पीछे हट गया। ठीक इसी दौरान शीशे में मौजूद उसका प्रतिबिंब भयानक ढंग से मुस्कुराने लगा। ये देखकर तो रोहित का हलक ही सूख गया था। वह घबराते हुए ऐसे ही बाथरूम से बाहर गया और उसने यह बात अपने घर वालों को बताई। जब उसके घर वाले बाथरूम के अंदर आए तो देखा कि सब कुछ सामान्य था। यह सब देखकर अमन को गुस्सा आने लगा था और इसलिए वह बोला, भाभी सही कह रही थी कि आपका दिमाग ही खराब हो गया है, आपको कुछ भी नजर आ रहा है। मम्मी पापा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इनका दिमाग का इलाज कराओ, नहीं तो यह घर बर्बाद कर देंगे। सिर्फ नौकरी करने से ही इंसान लायक नहीं बनता, समझ भी बहुत जरूरी है। बोलकर अमन तो वहां से चला गया और तभी लाजो जी रोहित से बोली, मुझे लगता है कि यह सही बोल रहा है। तू शाम को शराब पीना बंद कर दे, शायद उसी की वजह से यह सब हो रहा है। यह सुनकर रोहित बोला, अरे लेकिन अभी तो मैंने पी भी नहीं है, तो मुझे इस तरह के वहम क्यों हो रहे हैं भला? तब उसके पिता कुछ सोचते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बुरी शक्ति दोबारा से हमारे घर के अंदर आ चुकी हो। बीच में यह सब बंद हो गया था और अचानक से यह सब शुरू हो गया है। लाजो जी को भी यह बात सही लग रही थी और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वह कल के कल ही पड़ोस की उस महिला से दोबारा बात करेंगी। अगले दिन लाजो जी ने उस महिला से इस बारे में बात की और वह महिला दोबारा से उस तांत्रिक को बुला ले आई। पूरा घर अच्छे से जांच करने के बाद वह तांत्रिक बोला, मैंने पूरा घर अच्छे से देख लिया है, मुझे चिंता की कोई बात नहीं लगी। और रही बात उस प्रतिबिंब को देखने की, तो वह बुरी शक्ति तुम्हें उकसा रही है। उसे घर में देखने के बाद तुम लोग इस घर से बाहर जाओगे, और जैसे ही तुम लोग रात के समय इस घर से बाहर गए तो फिर समझ लेना कि वह बुरी शक्ति तुम्हारे साथ घर के अंदर आ सकती है। इसलिए जितना हो सके उसे इग्नोर करना। सब लोग उनकी बात मान गए और फिर वह तांत्रिक वहां से चले गए। वे लोग इसी तरह से घर में शांत बने हुए थे। घर के अंदर मौजूद आईनों में उनके प्रतिबिंब उन्हें इसी तरह से अजीब हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, उनकी परछाइयां भी उन्हें अपने से अलग हरकत करती हुई दिखाई दे रही थी। उन सबको इन सब से डर तो काफी लग रहा था, लेकिन उस तांत्रिक ने कहा था कि सब ठीक है,
इसलिए उन लोगों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन इन सब की वजह से अमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका तो इन सब से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन इन सब का असर उसके ऊपर भी पड़ रहा था। उसे भी इस तरह से अपनी परछाई खुद से अलग दिखाई दे रही थी। वह जब भी कॉलेज में जाता तो वह बार बार महसूस करता कि उसकी परछाई उससे अलग है। इन सब से परेशान होकर उसने अपनी माँ से कहा, मुझे यह सब सही नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि हमें किसी और तांत्रिक से इस बारे में बात करनी चाहिए। तब उसकी माँ बोली, वह परछाई हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। 12 दिन पूरे होने में अभी 4 दिन बाकी है। एक बार यह दिन निकल जाए उसके बाद सब सही हो जाएगा। अमन अपने पैरों पर खड़ा नहीं था, जिस वजह से उसे उनकी बात माननी ही पड़ी। वह यह घर छोड़कर भी नहीं जा सकता था और इस घर में रहना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन वह जाए तो जाए कहां, क्योंकि उसकी परछाई तो हमेशा उसके साथ ही रहती थी। अमन के अंदर शराब वगैरह की कोई बुरी लत नहीं थी, लेकिन इन सब की वजह से वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने भी पीना शुरू कर दिया। अब शराब के नशे में कम से कम उसे यह सब दिखाई नहीं देता था। इसी तरह से परेशानी में इस परिवार ने किसी तरह से यह 12 दिन निकाले और अब उनकी परछाइयां बिल्कुल सामान्य थीं। यह सब देखकर यह सारे लोग काफी खुश थे। सब सामान्य होने के बाद सुदेश जी ने रोहित से कहा कि वह लता को वापस लेकर आए, लेकिन रोहित ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक लता उसके पैरों पर गिरकर उससे माफी नहीं मांगेगी तब तक वो उसे वापस लेकर नहीं आएगा। सुदेश जी ने रोहित को काफी समझाया, लेकिन वह तो समझ ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब लता के पिता ने सुदेश जी को फोन करके पूछा कि आखिर यह लोग कब आएंगे। सुदेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या बोले। उन्होंने किसी तरह से उन्हें बोल दिया कि वह 1 महीने बाद आएंगे। इस समय में वह अपने परिवार को मना लेंगे। वो इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक उन्होंने देखा कि लाजो जी, जो अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई थी, बाहर से वापस आ गई थी। इस दौरान उनके चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव थे। उन्हें इस तरह से देखकर सुदेश जी बोले, क्या बात है, तुम वापस कैसे आ गई? तुम तो शाम तक वापस आने वाली थी ना? लेकिन लाजो जी कुछ न बोली और रसोई में चली गई। सुदेश जी पहले ही काफी परेशान थे, इसलिए उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लग गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि लाजो जी रसोई से बाहर निकलकर वापस घर से बाहर चली गई थी। सुदेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह करने क्या आई थी। वह इस बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक उन्हें गैस लीक करने की तेज गंध आई। वह फौरन दौड़कर रसोई में गए तो उन्होंने देखा कि रसोई का सिलेंडर खुला हुआ था। उन्होंने फौरन सिलेंडर बंद किया और खिड़की दरवाजे खोले। उन्हें याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले ही लाजो जी रसोई में गई थी और वह थोड़ी अजीब भी लग रही थी, तो इसका मतलब यह सब लाजो जी ने किया है। वह यह सोच सोचकर परेशान थे और अब उन्होंने सोच लिया था कि जब लाजो जी वापस आएंगी तो वह उनसे इस बारे में बात करेंगे। शाम को जब लाजो जी वापस आई तो सुदेश जी ने उनसे इस बारे में बात की। तब लाजो जी हैरानी से बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं जब दोपहर को यहां से निकली तो वापस आई ही नहीं, तो सिलेंडर कैसे खुली छोड़ूंगी? ये सुनकर सुदेश जी बोले, तो मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मुझे याद है कि तुम आई थी और तुमने सिलेंडर खुला छोड़ा और चली गई। मैंने पूछा भी तुमसे, लेकिन तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। सुदेश जी बोलते रहे, लेकिन लाजो जी तो उनकी सुनने को तैयार ही नहीं थी। तब उनके बेटों ने बीच में आकर वह बात वही खत्म की और रोहित ने कहा कि शायद पापा आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, गैस पहले ही खुली होगी और आपने बाद में ध्यान दिया। सुदेश जी मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई चारा ही कहां था। लेकिन अब इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ और बोलता, लता के पिता पुलिस लेकर उनके घर आए और बोले, यही है वह लड़का जिसने मेरी बेटी को दहेज के लिए मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर सुदेश जी काफी ज्यादा हैरान रह गए और बात को संभालने के लिए बोले, अरे समधी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि हम तो कुछ दिनों में आपकी बेटी को लेने आने ही वाले थे।
अगर आप चाहते थे कि हम जल्दी आएं तो आप हमसे इस बारे में बात कर सकते थे। यहाँ पर पुलिस लाने की क्या जरूरत थी? घर की बात है, बैठकर की जा सकती है। ये सुनकर लता के पिता गुस्से में बोले, बैठकर भी बातें होती हैं क्या? ये तो मुझे पता नहीं था, और अगर ऐसा है तो आपने यह बात अपने बेटे को क्यों नहीं बताई? ऐसे ही हमारे घर आ धमका और अब हमसे पूरे 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। हमने शादी बहुत अच्छे से की थी और आप लोगों ने जो भी मांगा था सब दिया, उसके बावजूद आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगा कि लड़की वाले हैं तो झुक कर रहेंगे और आपकी सारी फालतू की डिमांड मानेंगे? सुदेश जी की जितनी बेइज्जती हो रही थी उस वजह से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से में रोहित की ओर देखने लगे और बोले, घर की इज्जत नीलाम करने के लिए और भी कुछ रह गया क्या तो वह भी कर दे। यह सुनकर रोहित बोला, मैंने उनसे ऐसी कोई भी डिमांड नहीं की। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या सबूत है इनके पास? यह सुनकर लता के पिता बोले, सबूत तो तुम खुद ही देकर गए हो। वह दहेज की पर्ची जिसके ऊपर तुमने वह सारे सामान लिखे हैं जो तुम्हें चाहिए, इसके साथ 10 लाख कैश भी लिखा है। बोलकर उन्होंने एक कागज सुदेश जी को दिखाया। वह कागज देखकर सुदेश जी हैरान रह गए, क्योंकि उसके ऊपर रोहित की ही लिखाई थी। ये देखकर वह गुस्से में रोहित को घूरने लगे और तभी पीछे से अमन बोला, अब पता चला ये भाभी को लाना क्यों नहीं चाहते थे। तो यह सब चल रहा है इनके दिमाग में। इनकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी नर्क से बदतर हो चुकी है। घर में इस तरह की अजीब अजीब चीजें हो रही हैं और अब आज पुलिस भी आ गई। ये सुनकर रोहित बोला, मुझे नहीं पता इस पर्ची पर मेरी राइटिंग कैसे आई, लेकिन मैंने यह नहीं लिखा। यह सुनकर उस पुलिस वाले ने रोहित का गिरेबान पकड़ा और बोले, अगर ऐसा नहीं है तो शादी के दूसरे ही दिन तूने अपनी पत्नी को मार मार के उसके मायके कैसे भेज दिया और उसे लेने भी नहीं गया? यह सुनकर रोहित बोला, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, उसने यह बात नहीं बताई। यह सुनकर लता के पिता बोले, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ भले ही उठाया था, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था। तुम उसे पीट रहे थे। यह सुनकर अब इससे पहले कि रोहित कुछ बोलता, उस पुलिस वाले ने रोहित को पकड़ा और उसे ले जाने लगा और ले जाते हुए बोले, तेरा दहेज का सारा शौक मैं उतारता हूं। एक रात लॉकअप में बंद रहेगा तो अपने आप ही अक्ल ठिकाने लग जाएगी। पुलिस वाले रोहित को लेकर जा चुके थे और अब उनके घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। यह देखकर सुदेश जी बोले, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बहू को कैसे भी करके घर वापस ले आओ, लेकिन नहीं, तुम दोनों मां बेटे के अक्ल में तो पत्थर पड़े थे। अब अगर उसे वहां से रिहा नहीं कराया तो फिर उसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर दहेज और घरेलू हिंसा का केस लगा हुआ है और यह बहुत बड़े केस हैं। अभी के अभी उसे बाहर निकालना पड़ेगा। ये सुनकर अमन बोला, हम तो उनका घर बसाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश भैया को खुद से भी तो करनी चाहिए ना। यहां वहां मुंह मारते रहते हैं और अब जब एक जगह शादी हो गई तब भी यहां पर अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। उनसे बोलो कि लड़की वालों से माफी मांग ले तो सब सही हो जाएगा, और मां इस बारे में आप भैया से बात करो। लाजो जी किसी के आगे झुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बेटे के भविष्य के लिए उन्हें आखिरकार झुकना ही पड़ा। वह उसी समय लता के घर पर गए और उसके घर वालों से इस बारे में बात की। तब उसके पिता बोले, आपके बेटे ने हमारी बेटी को इतनी बुरी तरह से मारा था और फिर भी आप लोगों ने अपने बेटे का ही साथ दिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग आगे ऐसी हरकत नहीं करेंगे? तब लाजो जी बोली, अगर गलती मेरे बेटे की थी तो आपकी बेटी की भी थी। मैं अपने बेटे को समझा लूंगी और आप अपनी बेटी को समझा दें कि आगे से जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर ऐसे पति पर हाथ ना उठाएं। और रही बात दहेज की, तो हम वह नहीं मांग रहे। पता नहीं हमारे बेटे के दिमाग में क्या आया कि उसने यह सब किया, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यह सुनकर लता की मां बोली, आप पहले अपने बेटे को समझाइए कि हमारी बेटी के ऊपर बिल्कुल भी हाथ ना उठाए। आपका बेटा हाथ नहीं उठाएगा तो हमारी बेटी भी हाथ नहीं उठाएगी। अभी तो हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ भी हुआ तो याद रखना, हम आपके परिवार को छोड़ेंगे नहीं।
फिर आपकी जो बेटी ससुराल में है ना, उसका भी ससुराल खराब कर देंगे, क्योंकि अगर मेरी बेटी का घर बस नहीं पाया तो उसका भी बसने नहीं दूंगी। इसके बाद लता के परिवार वालों ने केस वापस ले लिया और रोहित भी बेमन से लता को लेने के लिए वापस आ गया। रोहित लता को ले तो आया था, लेकिन उसके मन में अभी भी यह सवाल था कि आखिर उसकी राइटिंग में पर्ची किसने लिखी। उसने घर आने के बाद लता से कहा, लता, तुम भी जानती हो कि वह पर्ची मैंने नहीं लिखी, फिर वह पर्ची किसने लिखी? तब लता बोली, किसने लिखी का क्या मतलब है? वह पर्ची आप ही ने लिखी थी। आप हमारे घर आए थे और आपने हमें वह पर्ची पकड़ाकर कहा था कि अगर मैं इस घर में रहना चाहती हूं तो यह सारा सामान ला कर दूं, नहीं तो आप मुझे तलाक दे देंगे। तब रोहित बोला, यह सब झूठ है, मैं तो तुम्हारे घर गया भी नहीं, तुम लोग मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। यह सुनकर लता बोली, देखो, मेरे ज्यादा मुंह मत लगो, इतने भी कोई धन्ना सेठ नहीं हो जो तुम्हें फंसाने के लिए हम इस तरह की चालें चलेंगे। बोलकर लता अपने कामों में लग गई। यह सब सुनकर रोहित को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले तक वह जेल की हवा खाकर आ चुका है। इस वजह से उसने लता से इस बारे में ज्यादा बात नहीं की और वह उससे नाराज था। इसी वजह से वह बिस्तर पर एक तरफ करवट लेकर सो गया। अगली सुबह सारे लोग तैयार होकर चले गए और शाम के समय जब लाजो जी वापस आ रही थी तो ठीक इसी दौरान रोहित सामने से आया और बोला, आओ मां, साथ में घर चलते हैं, आज मेरी जल्दी छुट्टी हो गई इसलिए यहां आ गया। लाजो जी रोहित की बाइक पर बैठकर घर की तरफ आने लगी। इसी दौरान वह बोली, तेरा ऑफिस तो यहां से अलग दिशा में पड़ता है ना, तो फिर तू यहां कैसे आ गया? तुझे तो यहां आने में काफी समय लगता। तब रोहित बोला, अगर नहीं आता तो फिर इतना जरूरी काम पास कैसे पूरा करता? ये सुनकर लाजो जी हैरानी से बोली, क्या मतलब? रोहित दो ने सुना तो, लेकिन कुछ कहा नहीं। लाजो जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रोहित कहना क्या चाहता है। अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उनकी साड़ी का आंचल बाइक में फंस गया और वह उस तेज रफ्तार बाइक से नीचे गिर पड़ी। उनकी साड़ी उस बाइक में बुरी तरह से फंस चुकी थी और अब वह उस बाइक से घिसटते हुए जाने लगी। लाजो जी को काफी चोटें आ चुकी थी, लेकिन यहां हैरानी की बात यह थी कि रोहित ने अभी तक बाइक नहीं रोकी थी। ये देखकर लाजो जी चीखते हुए बोली, क्या कर रहा है तू? बाइक रोक! लेकिन रोहित ने बाइक नहीं रोकी। उस खुरदरी सड़क से लगातार घिसटने के कारण उन्हें काफी चोटें आ गई थी और कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वह अस्पताल के बिस्तर पर थी और अमन उनके पास बैठा हुआ था। जैसे ही लाजो जी को होश आया तो अमन रोते हुए बोला, मां, आपको क्या हो गया था? आपको इतनी चोट कैसे आई? यह सुनकर लाजो जी ने हैरानी से आसपास देखते हुए कहा, मैं तो वहां सड़क पर थी, यहां पर कैसे आ गई? तब अमन बोला, आप जख्मी हालत में सड़क पर पड़ी हुई थी, कुछ लोगों ने आपको देखा और आपको अस्पताल ले आए और उन्होंने हमें फोन करके यहां बुलाया। वैसे आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये सब सुनकर लाजो जी को काफी ज्यादा हैरानी हुई। उन्हें याद आया कि एक्सीडेंट से पहले वह रोहित के साथ बाइक से घर आ रही थी। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन रोहित वहां पर कहीं भी नहीं था और उन्होंने अमन से पूछा, रोहित कहाँ है? यह सुनकर अमन बोला, भैया दवाई लेने गए हैं, आते होंगे, पापा बाहर हैं और भाभी घर पर खाना बना रही है, वह खाना बनाकर यहीं ले आएंगी। कुछ देर बाद रोहित भी कमरे में आया। डॉक्टर ने लाजो जी की जांच की और उन्हें 2 दिन बाद छुट्टी के लिए बोल दिया। सबके जाने के बाद लाजो जी ने रोहित से पूछा, तू मुझे वहां पर मरने के लिए छोड़ गया था? यह सुनकर अमन और सुदेश जी हैरानी से रोहित की ओर देखने लगे और तभी रोहित बोला, मैंने कहा आपको मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि मुझे फोन आया कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो मैं दौड़ कर आया। तब लाजो जी बोली, मैं तेरे साथ तेरी बाइक से घर आ रही थी और तेरी बाइक में मेरी साड़ी का पल्लू फंसा, जिस वजह से यह एक्सीडेंट हुआ था और तू मुझे वहीं पर छोड़ गया। ये सुनकर रोहित बोला, मां, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि मैं तो अपने ऑफिस में था। मैं आपको भला आपके ऑफिस से कैसे लेने आ सकता हूं, और आपका ऑफिस तो मेरे ऑफिस से बिल्कुल दूसरी दिशा में है।
और आज तो ऑफिस में काम इतना आ गया था जिस वजह से मैं तो समय से भी घर नहीं जा पाया। आपको लेने तो क्या ही जाता। तब लाजो जी गुस्से में बोली, तो मुझे यह चोटें अपने आप आ गई क्या? देख, मैं तेरी तरह शराब पीकर नहीं बैठी थी। मुझे अच्छे से याद है कि तू मेरे ऑफिस आया था, और इतना ही नहीं, मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने भी देखा था। मैंने यह बात पुलिस में नहीं बताई क्योंकि तू मेरा बेटा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। यह सुनकर रोहित बोला, मां, उस समय मैं ऑफिस में ही था। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोगों से आप पूछ सकती हो। कोई बड़ा अफसर आने वाला था तो उसकी तैयारी चल रही थी, तो सब देख रहा था। अमन और सुदेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से आखिर कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ही सच बोल रहे थे। खैर, इन्हीं उलझनों के दौरान लाजो जी अस्पताल से घर आ गई, लेकिन अब वो रोहित से नाराज थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो इस हालत में रोहित की वजह से थी और रोहित भी उनसे नाराज था। इन्हीं सब की वजह से लाजो जी छुट्टी लेकर घर पर आराम कर रही थी, और एक दोपहर को जब लता लाजो जी के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गई तो देखा कि अमन घर आ चुका था। ये देखकर लता को काफी हैरानी हुई, क्योंकि इस समय तो अक्सर अमन कॉलेज में होता था, तो फिर ये अभी यहाँ कैसे आ गया। वो उनके पास आई और बोली, अमन भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो आपको कॉलेज में होना चाहिए था ना। उसने ये कहा ही था कि तभी लाजो जी ने भी हैरानी से यही सवाल दोहराया। ये सुनकर तो अमन के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, लेकिन फिर वह बोला, पता नहीं क्यों आज मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए घर आ गया। इसके आगे लता ज्यादा कुछ ना बोल सकी, क्योंकि वो चाहे कुछ भी करे, उससे लता को क्या मतलब। वो खाना वहीं पर रखकर रसोई का काम समेटने लगी। इसी दौरान बाहर रखा उसका मोबाइल बजने लगा। अपने हाथ पहुंचकर जब लता ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसे अमन की आवाज आई, भाभी, आज मैं अपने दोस्त के घर पर खाना खाकर आऊंगा, इसलिए मेरे लिए खाना मत बनाना। यह सुनकर लता हैरान रह गई, क्योंकि अगर फोन पर अमन था तो जो शख्स लाजो जी के कमरे में था वह कौन था, और यही सोचकर उसने ये बात अमन को भी बताई। तब अमन बोला, वो जरूर कोई चोर होगा, आप जरा कमरे में जाकर देखो कि वो क्या कर रहा है। लता कमरे में गई तो वहां उसने देखा कि बहरूपिया अमन लाजो जी का गला दबा रहा था, लेकिन लता के वहां आने की वजह से उसने लाजो जी को छोड़ दिया। छूटने के बाद लाजो जी बोली, तू पागल तो नहीं हो गया? अपनी ही मां को मारने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर अमन ने एक नजर लता की ओर डाली और कहा, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जितना इन सब से दूर रहो उतना अच्छा है। लता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बोल रहा है, और अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बहरूपिया अमन वहां से गायब हो गया। ये देखकर लता और लाजो जी काफी ज्यादा घबरा गई, और लता ने लाजो जी से पूछा, कौन था वो और किस बारे में बात कर रहा था? तब लाजो जी बोली, अरे मुझे क्या पता, लेकिन हो ना हो ये कोई भूत प्रेत है जो मेरे बेटे का रूप लेकर मुझे मारने आया था, और हो ना हो उस दिन भी रोहित मुझे लेने नहीं आया होगा, बल्कि यही भूत होगा। बहू, तू मुझे यहां अकेले मत छोड़, सारे काम छोड़, यहीं बैठ। तू अगर मुझे छोड़कर गई तो वो प्रेत दोबारा मुझे मारने आएगा। ये सुनकर लता ज्यादा कुछ न बोली, क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। लता ने फोन करके तीनों को जल्दी घर बुला लिया, और तभी अमन बोला, जो कुछ समय पहले हमारे घर पर हो रहा था वही प्रेत शायद हमारे घर पर आ चुका है। यह सुनकर लाजो जी बोली, मैं उस तांत्रिक से इस बारे में बात करती हूं। तब सुदेश जी बोले, हमें किसी और से इस बारे में बात करनी चाहिए। इतने समय से उससे ठीक हो नहीं रहा, बल्कि समय के साथ ये बढ़ ही रहा है, और इन सब की वजह से सबसे ज्यादा तुम्हें भोगना पड़ रहा है। अगर अब कोई गलती हुई तो ऊपर का टिकट कट जाएगा। लाजो जी ये सुनकर काफी घबरा गई, और उन्होंने उन तीनों से ही किसी तांत्रिक को ढूंढने को कहा। तब सुदेश जी के भाई ने किसी तांत्रिक के बारे में उन्हें बताया। जब वह तांत्रिक उनके घर आया तो घर में घुसते ही बोला, इस घर में बहुत बुरा साया है, और तुम लोगों ने खुद से ही इन बुरी शक्तियों को बुलाया है।
ये सुनकर लाजो जी बोली, अरे ये कैसे हो सकता है, हम पागल थोड़ी हैं जो ये करेंगे। तब वह बोला, पता है आपके घर में आपका ही एक हिस्सा शैतानी बन चुका है और अब वह तुम लोगों को ठिकाने लगाने की फिराक में है। तुम सबने लंबे समय तक कोई धागा बांधा था क्या? ये सुनकर अमन का माथा ठनका और वह बोला, वो तांत्रिक तो मुझे शुरू से ही गड़बड़ लग रहा था। उसने हमें एक काला धागा बंधवाया था। उसकी वजह से हमारी परछाइयां बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। और इसके बाद अमन ने उन्हें सारी बात बताई। तब वह तांत्रिक बोला, किसी ने बहुत सोच समझकर तुम लोगों को एक जाल में फंसाया है। पहले उसने एक छोटा मोटा टोटका करके तुम लोगों को ये यकीन दिलाया कि इस घर में बुरे साए हैं, और जब तुम लोग ये मानकर इस घर के लिए किसी तांत्रिक को ढूंढने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब परछाइयां तो किसी के बस में थोड़ी आ सकती हैं ना। ये सुनकर उस तांत्रिक ने कुछ नहीं कहा, बस रोहित को अपने साथ घर की छत पर ले गया। दोपहर का समय था, इस वजह से छत पर काफी धूप थी और इसके कारण उन सभी की परछाइयां भी साफ नजर आ रही थीं। उस तांत्रिक ने रोहित को धूप में खड़ा किया और फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए रोहित की परछाई के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। ऐसा होने से उसकी परछाई बुरी तरह से तड़पने लगी। ये देखकर वे सारे हैरान रह गए थे और अब उस तांत्रिक को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। और अब वह तांत्रिक बोला, ये बात काफी गंभीर है, क्योंकि अगर समय रहते इसे ना रोका गया तो फिर ये परछाइयां आप लोगों की जान ले लेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते आप लोगों को पता चल चुका है, तो सब सही हो सकता है। तब अमन बोला, सब ठीक करने का क्या रास्ता है तांत्रिक जी? तब वह तांत्रिक बोला, देखो, ये जिसने भी किया है उसकी आप लोगों से कोई दुश्मनी है। हाल फिलहाल में आपने किसी का बुरा किया था क्या, या आपके कुछ करने से किसी को नुकसान हुआ हो? वैसे आप लोगों ने बताया कि ये सब आपके बड़े बेटे की शादी से शुरू हुआ था, तो आपके बेटे का कहीं कोई चक्कर था क्या जिसके आप लोग खिलाफ थे? ये सुनकर वे सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि ऐसा था तो, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रीना ऐसा कुछ कर सकती है। और लता भी यहीं खड़ी थी, इसलिए वो इस बारे में बात भी नहीं कर सकते थे। और इसलिए सुदेश जी बोले, ऐसा कोई नहीं था, अगर आपके पास कोई रास्ता है तो बता दीजिए। तब वह तांत्रिक बोला, ये सारी ऊर्जा तामसिक है और इन सभी को नष्ट करने के लिए मैं एक खास क्रिया करूंगा, लेकिन याद रखना उसमें खर्चा तो आएगा ही। साथ में आप लोगों को भी कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को लगभग 1 महीने तक के लिए सारे तामसिक काम छोड़ने पड़ेंगे। मांस, मदिरा, धूम्रपान, किसी का बुरा सोचना, सब कुछ। यहां तक कि अगर आप पति पत्नी हैं फिर भी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखो। सुबह शाम घर में पूजा पाठ करो और याद रखना, सूरज ढलने के बाद तुम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन हां, तुम्हारी बहू लता का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अगर कुछ जरूरी हो तो वह जा सकती है। वे सारे ये मान गए और फिर उस तांत्रिक ने उस घर की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से उस पूरे घर का वातावरण बदल गया। घर में से आ रही वह अजीब तरह की गंध की खत्म हो चुकी थी। घर के अंदर एक गर्माहट आ चुकी थी। लेकिन अभी तो ये पहला चरण ही पूरा हुआ था। अभी उन्हें अपने ऊपर थोड़ा काबू रखना था। इन सब से ज्यादा दिक्कत रोहित और अमन को हुई थी, क्योंकि वे दोनों शराब के आदी थे। लेकिन जान बचाने के लिए उन्होंने जैसे तैसे खुद पर काबू भी किया हुआ था। इन्हीं सब के दौरान एक शाम को लता सब्जी लेने गई। उसके ससुराल वाले सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए लता अकेली ही थी। और इसी दौरान उसकी मुलाकात रीना से हुई। रीना रोहित से प्यार करती थी, लेकिन उसे लता से कोई परेशानी नहीं थी। और वे लोग कितने घटिया लोग हैं, यही बताने के लिए रीना ने उसे सारी बात बता दी और साथ ही कहा कि वह अपना ख्याल रखे। ये सुनकर लता बोली, ये लोग बहुत घटिया हैं, ये मुझे पता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी और इन सब की वजह से तुम अपना जीवन खराब मत करो। मेरे दूर के एक भाई हैं, उनकी पत्नी का देहांत कुछ समय पहले ही हुआ है और अगर तुम चाहो तो तुम और वो शादी कर सकते हैं। ये सुनकर रीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले,
लेकिन फिर उसने भी जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया और इस शादी के लिए मान गई। लता ने घर आकर रीना के बारे में अपने घर वालों से बात की और अब उनकी शादी की बात चलने लगी। रोहित के परिवार को इन सब का पता नहीं था, इसलिए वे लोग शांत ही बने रहे। लेकिन इन्हीं सब के दौरान एक शाम को लता ने अपने घर वालों को बुलाकर उनके सामने इस बारे में बात की। ये सब सुनकर लाजो जी बोली, अरे बच्चे तो जवानी के जोश में ऐसी गलती करते ही हैं, इससे इनकी शादी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर लता के पिता बोले, इस गिरे हुए आदमी के लिए आपने इतना दहेज मांगा था, आपने हमें धोखा दिया है, और अगर आप लोगों ने दहेज का सारा पैसा वापस नहीं किया तो फिर हम आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेंगे। बात अब हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए मजबूरन उन्हें दहेज का पैसा वापस करना पड़ा और इसी तरह से ये 1 महीना निकला। अब ये लोग इन सब से आजाद थे, लेकिन 1 महीने बाद इस घर के शुद्धिकरण के लिए दोबारा से उस तांत्रिक को बुलाया गया। वह तांत्रिक घर आया और पूरे घर को शुद्ध करके बांध दिया और अब आखिरकार ये सारे इन सब से मुक्त हो चुके थे। लेकिन दहेज का पैसा जाने के कारण लाजो जी काफी गुस्से में थी और अब वो कैसे भी करके ये शादी तोड़वाना चाहती थी। लेकिन लता बहुत तेज लड़की थी, वो इन लोगों को सिर पर चढ़ने नहीं देती थी और इस वजह से अब तो लाजो जी को ये लगने लगा था कि अगर वो रोहित की शादी रीना से होने देती तो अच्छा होता। इन्हीं सब के दौरान रीना एक मिठाई का डिब्बा लेकर उनके घर आई और बोली, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी शादी अपने घटिया बेटे से नहीं होने दी। आज इसी की वजह से मेरी शादी एक अच्छी जगह हो रही है और आप ये मत समझना कि आप उन्हें मेरे बारे में सब बताकर मेरा घर तोड़ देंगे। मैंने उन्हें पहले ही सब बता दिया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती थी कि आपके घर में इतने दिनों से जो साए घूम रहे थे वह मैंने ही छुड़वाए थे। वैसे तो मैं आप लोगों को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, बोलकर रीना ने वह मिठाई का डिब्बा वहां रखा और चली गई। अब सब ठीक हो चुका था और रीना भी शादी करके वहां से जा चुकी थी। रोहित ने भी नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने की सोची, लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक जोरदार धक्का लगा। लता की तबीयत खराब होने लगी, उसकी कमर में दर्द होने लगा और उल्टी चक्कर भी आने लगे। जब रोहित उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसे पता चला कि लता मां बनने वाली है। और यहाँ हैरानी की बात यह थी कि अभी उनके जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी उसकी वजह से उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं था। लता ने अपने घर वालों को बुला लिया और अब आमने सामने बैठकर इस बारे में बात हुई। तब लाजो जी गुस्से में बोली, आपकी बेटी ये किसके साथ पाप करके आई है और आपने अपनी लड़की हमारे गले बांध दी। तब लता की मां बोली, अरे समधन जी कैसी बातें कर रही हैं आप। अरे आपने ही तो कहा था कि आजकल के बच्चे तो मस्ती मजाक करते ही हैं, तो इसमें क्या हो गया। वैसे हमारी बेटी शादी से पहले एक लड़के के साथ थी, लेकिन उसके साथ ना ये शादी करना चाहती थी ना वो इससे। लेकिन अब बच्चा आ चुका था, हमने सोचा बच्चा गिरा देंगे, लेकिन इससे हमारी बेटी की जान को खतरा था। और जब आपका रिश्ता सामने से आया तो हमने आपके बारे में सब पता किया और हम शादी को इसलिए मान गए कि चलो हमारी बेटी भले ही दूध की धुली नहीं है, लेकिन आपका लड़का भी कोई चरित्रवान नहीं है। चलो राम मिलाए जोड़ी। अब हम एक काम करते हैं, हम लता को अपने साथ ले जा रहे हैं और बच्चा होने के कुछ समय बाद आपके पास भेज देंगे। बोलकर वे लोग लता को अपने साथ लेकर चले गए और पीछे से ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोले। ये परिवार आज भी लता और उसके बच्चे के साथ रह रहा है। शुरू में रोहित ने इसके लिए विरोध किया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि रोहित कभी पिता नहीं बन सकता, इसलिए अब वह शांत ही है, क्योंकि इससे कम बिरादरी में उसकी इज्जत तो बची हुई है। देखिए, मैं यह तो नहीं जानता कि यहाँ पर कौन सही है या कौन गलत है। पहले तो रोहित ने रीना के साथ बहुत गलत किया और उसके बाद बदले की आग में जलती हुई रिया ने भी अपना पूरा बदला निकाल लिया। हालांकि उसके बाद रोहित की जिंदगी में जो लड़की आई उसको भी फिर वैसे ही लड़की मिली जैसा वह अपनी खुद की जिंदगी में था। उसका भी पहले से ही कहीं मैटर चल रहा था और जो संतान पैदा हुई वह भी उस लड़की के पहले से ही थी।
तो वह कहते हैं ना कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने खुद के कपड़े देख लेने चाहिए। तो ऐसा है कि सभी यहाँ पर अपना अपना कर्म भुगत रहे हैं। जो अच्छा कर्म करेगा उसके साथ अच्छा ही होगा।